पूरे विश्व में जिस हिसाब से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर आ चुका है, क्या बहुत सारी जो एक ख़तरा महसूस कर रहे हैं लोग कि जॉब जा सकती है, क्या वाकई ऐसा कुछ होने वाला है? आपका क्या परसेप्शन है? एआई आपको वो दे सकता है जो वो सोचता है। यह आपके वर्क को ईजी तो कर सकता है लेकिन आपके वर्क को कर नहीं सकता। कॉल आता है एंड दे से कि दिस इज़ योर लास्ट डे। इन एन आवर एवरीथिंग चेंज अराउंड मी। अब हर एक फिल्म का पोस्ट प्रोडक्शन अलग अलग तरीके से हो सकता है। मॉडलिंग आर्टिस्ट मॉडल करता है, एक टेक्सचरिंग आर्टिस्ट टेक्सचर बनाता है उसका, एक एनिमेशन आर्टिस्ट उसका एनिमेशन करता है। 3 चीज़ें होती है, एक तो होता है शॉट, एक होता है सीन, तीसरा होता है सीक्वेंस। ये मल्टीमीडिया की पढ़ाई करने का ख्याल आपके दिमाग में कहाँ से आया? स्कूल जाने के लिए हम तैयार होते थे। मैं हमेशा टीवी की ओर ही रहता था। मतलब उस टाइम पर डिज्नी के कार्टून्स आते थे एंड ऑल। सबसे पहला जो रोल मिला एज अ लाइटिंग आर्टिस्ट वो रेड चिलीज़ में मिला। रेड चिलीज़ वीएफएक्स बहुत ही नामी, उनकी जो मूवी थी रावण, उस पर काम करने का मौका मिला। क्रिएटिविटी डज नॉट कम बाय प्रेशर। बहुत ब्लैंड फूड खाते हैं ये फ्रेंच लोग। 6-8 महीने निकालना एक कॉन्डो में, जहाँ बाहर जाना चाहें तो भी नहीं जा सकते। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम आपके पास जॉब भी नहीं है। ब्लेड रनर 2049 विच वॉज एन ऑस्कर विनिंग मूवी, उस पर मैंने काम किया। ब्लैक पैंथर पे काम किया। रिदम एंड ह्यूज ऐसा बैंकरप्ट हुआ लाइफ ऑफ पाई के बाद में कि उन लोगों को पूरा सारे ब्रांचेस ऑल ओवर द वर्ल्ड बंद करने पड़े। अच्छा। ऑल्दो लाइफ ऑफ पाई वॉज अ हिट, सुपर हिट। आपको अपनी एक मूवी अगर आप बनानी है तो सबसे पहला काम जो है वो स्टोरी बोर्ड है। जो कॉमिक्स पढ़ा करते थे नागराज, सुपर कमांडो ध्रुव, उस पे भी आनी चाहिए। चाचा चौधरी पे आनी चाहिए। somebody शुड गेट अप एंड से कि चलो इस पे भी एक मूवी बनाते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरा टीवी पॉडकास्ट में। और आज हमारे इस स्टूडियो में मेहमान बनकर आए हैं सौरभ मुखर्जी। सौरभ मुखर्जी के सफ़र को हम आज न सिर्फ जानने की कोशिश करेंगे बल्कि उनके माध्यम से हम सिनेमा की दुनिया की एक ऐसी ताकत को, एक ऐसी तकनीक को समझने की कोशिश करेंगे जिसके दम पर हम ये उम्मीद करते हैं कि सिनेमा का संसार बदल जाएगा। सौरभ मुखर्जी धनबाद के रहने वाले हैं, लेकिन उनकी यात्रा कनाडा तक होती है। हिंदी सिनेमा जगत से जुड़ने के बाद किस तरह से उन्होंने हॉलीवुड की दुनिया में प्रवेश किया और वहाँ पर एक वीएफएक्स प्रोफेशनल के तौर पर पूरे विश्व में अपनी पहचान बनाई है, इसको देखने के लिए, इसको समझने के लिए हम अपनी यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं। हम स्वागत करते हैं सौरभ मुखर्जी का। थैंक यू वेरी मच। सौरभ जी, आप एक वीएफएक्स प्रोफेशनल हैं और हमारे आम दर्शकों के लिए शायद ये टर्मिनोलॉजी उनको स्क्रीन पे तो सिनेमा के बाद ज़रूर रोल होते हुए दिखती है, लेकिन समझना आसान नहीं है। हम आपसे ये समझना चाहेंगे कि वीएफएक्स होता क्या है? ये एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। बहुत एक नॉर्मल लैंग्वेज में अगर बोलें, मूवी बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। सबसे पहले तो एक विज़न होता है, एक स्टोरी होती है जिसका कॉन्सेप्ट एक डायरेक्टर के पास होता है, एक सिनेमाटोग्राफर के पास होता है। वो अपनी मूवी का लुक फील कैसा चाहता है। तो पहले तो शूट होती है जहाँ पे आपको नॉर्मल लोग दिखते हैं, इंसान दिखते हैं, एक्टर्स दिखते हैं, एक्ट्रेसेस दिखते हैं। उसमें एक प्लॉट होता है। अब इसको अगर थोड़ा और बड़ा और थोड़ा और विजनरी अगर हम दिखाना चाहें तो फिर तब आ जाती है एक डायरेक्टर की, एक राइटर की क्रिएटिविटी कि सपोज़ करें कि एक डायलॉग चल रहा है या फिर एक बात हो रही है किसी के बीच में, 2 एक्टर्स के बीच में, और पीछे का जो बैकग्राउंड है वो चाहता है शायद माउंटेन के नीचे वो कॉन्वर्सेशन हो रहा हो या फिर कुछ भी एक वाटरफॉल पीछे हो रहा हो। कभी कभी ऐसा होता है कि इट इज़ नॉट पॉसिबल ऑल द टाइम कि आप उस पर्टिकुलर जगह पे जाके शूट करें जहाँ जो आप चाहते हैं। हो सकता है वो आपको ना मिले, राइट। हो सकता है कंडीशन ऑफ द डे, जो टाइम ऑफ द डे जो आप चाहते हैं वो ना मिले। तो ये सारी चीज़ें जब आपको एक आर्टिफिशियली बनानी पड़े तब वीएफएक्स इंट्रोड्यूस होता है सिनेमा में, एक मूवी में। उसको और बेहतर बनाने के लिए, उसको और अच्छी तरीके से पोर्ट्रे करने के लिए कैमरा के सामने, ऑडियंस के सामने। अभी तो मैक्सिमम मेरे को लगता है कि मैक्सिमम मूवीज़ में
VFX इंट्रोड्यूस हो चुका है। जी, तो VFX की जो हम बात कर रहे हैं, विजुअल इफ़ेक्ट्स, Right. ये पोस्ट प्रोडक्शन के दौरान शामिल किए जाते हैं। और एक और टर्मिनोलॉजी आपके प्रोफाइल में हमें देखने को मिली है CGI की। Right. तो कंप्यूटर जनरेटेड इमेजरी, आप हमारे तमाम दर्शकों के लिए ये भी समझाएं कि ये CGI क्या होता है। करेक्ट। तो जैसा मैंने कि कहा कि 2 डिफरेंट बाइफिकेशंस है मूवी मेकिंग की। एक CGI जो कि कंप्यूटर ग्राफिक्स है, जो कंप्यूटर जनरेटेड इमेजेस है, दूसरा जो VFX है। CG मूवीज़ में क्या होता है कि जो मूवी आप देख रहे हैं, जो मूवी बन रही है, उसमें एक भी ऐसी चीज़ नहीं होती जो कि रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती है। यू हैव योर ओन इमेजिनेशन पावर। आपको किसी भी क्रिएटिव लेवल पे जाने की जो छूट मिलती है वो CG देता है आपको। वो कंप्यूटर के इमेजेस, कंप्यूटर ग्राफिक्स एंड कंप्यूटर जनरेटेड इमेजेस आपको वो फ्रीडम देती है कि आप अपने विजुअल को दर्शकों को सामने, मतलब दर्शकों को दिखा सके। जी सौरभ जी, जब आप इसकी चर्चा कर रहे हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे बचपन में हम जो दादा दादी से कहानियाँ सुना करते थे कि एक रूमानी दुनिया है, आसमानी दुनिया है, जहाँ पर एक सुपर हीरो होता है, सुपरनैचुरल पावर्स होते हैं उसके पास, या एक बहुत खूबसूरत सी परी होती है, एक आलिशान महल होता है, जो हमारी कल्पनाओं की दुनिया में आता है, जिसे हकीकत में पा पाना मुश्किल होता है। शायद CGI और विजुअल इफ़ेक्ट्स के ज़रिए आप उसी तरह की चीज़ों का निर्माण करते हैं और दर्शकों के सामने प्रस्तुत करते हैं। बिल्कुल, आई थिंक यही है, बिकॉज आई एम इनटू सो मच टेक्निकल थिंग्स वेयर 2 चीज़ों का कॉम्बिनेशन हम लोगों को देखना पड़ता है। पहला तो ये है कि वो क्रिएटिवली कैसा दिख रहा है, और दूसरा वो टेक्निकली कैसे हम लोग उसको पर्दे पे उतार पाएँ, सीन पे उतार पाएँ। उसमें बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं। जैसे देयर आर मल्टीपल डिपार्टमेंट्स। शुरू एक मॉडलिंग से होने के बाद उसमें टेक्सचरिंग होने के बाद उसका एनिमेशन, उस पर FX, और फाइनली उसको लाइट करके उसको रेंडर आउटपुट करके कॉम्पोजिट करना। लाइक आई नो बहुत ज़्यादा टेक्निकल है ये चीज़ है। हाँ, लेकिन बहुत सारे स्टेप्स हैं और जिसमें अलग अलग एक प्रोफेशनल की ज़रूरत पड़ती है। Right. इसमें हम ये भी समझना चाहेंगे कि जैसे आप जब रियल टाइम शूट कर रहे होते हैं रियल आर्टिस्ट और रियल प्लेस के साथ, तो जिस प्रकार एक लाइटिंग डिपार्टमेंट होता है और शूट चल रहा होता है, ठीक उसी तरह से जब आप एक इस तरह के एनिमेटेड चीज़ें या कंप्यूटर जनरेटेड चीज़ें बना रहे होते हैं, तो मैं जो आपकी बात से समझ रही हूँ उसमें भी एक लाइट का स्कोप होता है जिसमें आपका स्पेशलाइजेशन है। बिल्कुल। अपार्ट फ्रॉम लाइटिंग भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। जब आप एक मूवी बनाने की कोशिश करते हैं, उसको आप उसका जो स्टोरी करते हैं, उसके पीछे की स्टोरी बोर्डिंग होती है, दैट इज़ कॉल्ड प्री प्रोडक्शन। तो ये 3 डिपार्टमेंट्स है अगर आप मूवी मेकिंग की बात करें। एक तो होता है प्री प्रोडक्शन, जिसमें एक मूवी का लुक एंड फील सेट किया जाता है, एक कैरेक्टर का एक फ़्लो तैयार किया जाता है कि कैरेक्टर कौन से जगह पे रहेगा, कौन सा पूरी स्टोरी बोर्ड होती है उसकी। उसके बाद में जो मिडिल में आता है वो है शूट। आपने शूट कर लिया एक्टर्स के साथ में, ये डिपेंड करता है आपकी स्टोरी पे आप क्या बना रहे हैं। एंड देन आता है पोस्ट प्रोडक्शन। अब हर एक फिल्म का पोस्ट प्रोडक्शन अलग अलग तरीके से हो सकता है। अगर आप CGI की बात करें, आप अगर VFX की बात करें, या फिर अगर आप नॉर्मल मूवी मेकिंग की बात करें, नॉर्मल मूवी मेकिंग में ये सारे स्टेप्स नहीं रहेंगे। वो प्री प्रोडक्शन करेंगे, शूट करेंगे, उसके बाद उसको एडिट करेंगे। हो सकता है उसमें कलर करेक्शन करें, हो सकता है उसमें एडिटिंग करें कि भाई हमको ये पर्टिकुलर पार्ट नहीं चाहिए, वो कट करके हम उसको प्रॉपर्ली बनाएंगे, उसका कलर करेक्शन करेंगे और उसको रेंडर आउट करेंगे, उसको तब वो सिनेमा डिस्ट्रीब्यूशन के लिए तैयार कर सकते हैं। जी। लेकिन VFX में आपकी एक स्पेशल एक्सरसाइज होती है जिसमें वो सारे इफेक्ट्स आप डालेंगे, या अगर कंप्यूटर जनरेटेड है तो आप उसके साथ काम करेंगे। वो सारे लेयर्स होते हैं। जैसे सारी चीज़ें जब आप बना रहे, एक मॉडलिंग आर्टिस्ट मॉडल करता है, एक टेक्सचरिंग आर्टिस्ट टेक्सचर बनाता है उसका, एक एनिमेशन आर्टिस्ट उसका एनिमेशन करता है, फिर सारी चीज़ें इकट्ठा होकर एक लाइटिंग आर्टिस्ट के पास में आती है, जहाँ पे उसको सारी चीज़ों को असेंबल करना पड़ता है। तो लाइटिंग आर्टिस्ट एक्चुअली में इतना इम्पॉर्टेंट है एक प्रोडक्शन हाउस के लिए, जो कि सारी चीज़ों को असेंबल करता है। लाइक ये ना सब्ज़ी बनाने वाला सीन है कि आपको सारे मसाले, सारे इंग्रेडिएंट्स एक जगह इकट्ठा करना है। करेक्ट। और उसके बाद में आपको वो सब्ज़ी बनानी है। सब्ज़ी बनाने के बाद आपको परोसनी है। तो मुझे लगता है लाइटिंग आर्टिस्ट भी कुछ ऐसा ही है, जहाँ उसको सारे इंग्रेडिएंट्स दे दिए जाते हैं। ही नीड्स टू असेंबल ऑल द थिंग्स, एंड देन वो सारा पका के
वो कंपोजिटिंग आर्टिस्ट को देता है। और कंपोजिटिंग आर्टिस्ट क्या होता है, वो सारे लेयर्स को सुलझा के, सारी चीज़ों को एकत्रित करके एक जगह पे लाके फिर उसको वो आगे की ओर बढ़ाता है। सो दैट इज़ अ फाइनल आउटपुट ऑफ एनी सीन। थोड़ा सा और डिस्क्राइब करना चाहूँगा मैं इसमें कि 3 चीज़ें होती है। एक तो होता है शॉट, एक होता है सीन, तीसरा होता है सीक्वेंस। शॉट, अगर 10 शॉट है, 10 शॉट के एक बंडल को हम लोग सीन कहेंगे, और 10 सीन के बंडल को हम एक सीक्वेंस कहेंगे। तो ये ही फॉर्मेट सारे जगह पे ये यूनिवर्सल है। ये सारी चीज़ें प्रॉपरली एक तरीके से जाती फिल्म मेकिंग में हर जगह इसी तरह का इस्तेमाल होता है। जी, सो दैट्स वन पार्ट आई जस्ट वांटेड टू ऐड। जी। बहुत सारी VFX और CGI की बातें हमने की। अब आपकी व्यक्तिगत जर्नी के बारे में जानना चाहेंगे। आप धनबाद में पले बड़े, आपने आसनसोल में जाकर मल्टीमीडिया की पढ़ाई की, और उसके बाद फिर आप जमशेदपुर एरिना मल्टीमीडिया में एक शिक्षक के तौर पर जुड़ गए। फिलहाल हम झारखंड और बंगाल के आसपास ही रहेंगे, उसके बाद फिर आपकी दूर की यात्रा पे जाएंगे। तो धनबाद में कैसे आपकी पढ़ाई शुरुआत हुई, परिवार आपका किस प्रकार के बैकग्राउंड का था, और ये मल्टीमीडिया की पढ़ाई करने का ख्याल आपके दिमाग में कहाँ से आया? ओके, बेसिक पढ़ाई तो धनबाद में ही हुई, नॉर्मल जो भी स्कूलिंग थी। हम कॉलेज में थे, कॉलेज में साइंस बैकग्राउंड से आई स्टार्टेड। इन बिटवीन एक इंसिडेंट हुआ जब मेरे एक भाई आसनसोल से आए हमारे घर, ऐसे मिलने के लिए। और उस टाइम पे उन्होंने जिक्र किया कि मल्टीमीडिया करके कोई चीज़ होती है, ट्राई करो, कर सकते हो तो देखो क्या है क्या नहीं है। तो मैंने बोला चलो ठीक है, देखते हैं। ये मैंने एज अ करियर ऑप्शन कभी भी स्टार्ट नहीं किया, ये जस्ट एज अ हॉबी स्टार्ट किया कि चलो कुछ करते हैं। क्योंकि मुझे याद है जब भी स्कूल जाने के लिए हम तैयार होते थे, मैं हमेशा टीवी की ओर ही रहता था। मतलब उस टाइम पर डिज्नी के कार्टून्स आते थे एंड ऑल द टाइम। 9 बजे का स्कूल रहता था, 8:55 तक मैं सिर्फ देखता रहता था, बस आने का इंतज़ार एंड एवरीथिंग। तो वो जो एक लगाव था कार्टून मूवीज़ से, कार्टून एनिमेशन, ये फिल्म से, फिल्म तो नहीं बोलेंगे, उस टाइम एपिसोड्स आते थे डक टेल्स एंड बलू एंड ऑल, तो वो उससे बहुत ज़्यादा कनेक्ट करते थे। तो कटिंग बैक टू दैट मोमेंट, जब भी मेरे भाई ने बोला कि ये करना चाहिए, चलो ठीक है, एक बार देखते हैं कि हम जो देख रहे हैं अभी तक उसको बनाने में कैसा लगेगा। वहाँ से जर्नी शुरू हुई। जर्नी शुरू होने के बाद में इट वाज वेरी फैसिनेटिंग, बिकॉज 3 दिन मैं कॉलेज जाता था और 3 दिन आसनसोल जाता था लोकल ट्रेन में चढ़ के। सुबह 7 बजे 8 बजे की ट्रेन होती थी, और वहाँ से कुछ 2-3 घंटे आसनसोल जाओ, 11 से 1 का क्लास करो, एंड देन यू कम बैक and do whatever you are doing. So ये करीब 3 साल तक चला ये स्टडी हमारी। 3-3.5 साल तक का एक कोर्स था जिसमें बहुत सारे सॉफ्टवेयर सीखे। आप बोल सकते हैं कि फ़ोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर्स थे, वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर्स थे, 3D के सॉफ्टवेयर्स थे बहुत सारे। और मुझे लगता है कि जब आपको किसी चीज़ में मज़ा आने लगता है, जब अच्छी लगने लगती है कोई चीज़, तो उसके लिए आप तकलीफ़ उठाने के लिए और विभिन्न चुनौतियों के लिए तैयार हो जाते हैं। तो आपकी जर्नी में मुझे वो फेज़ दिख रहा है कि आप ये आना जाना आसनसोल करते रहे क्योंकि आपको अच्छा लगने लगा ये, और शायद तभी आपका, मैं समझती हूँ कि करियर या मुकद्दर एक तरह से डिसाइड हो रहा था कि आगे जाकर आप इसमें करियर बना सकते हैं। पर डेफिनेटली उस समय आपके दिमाग में ये नहीं रहा होगा कि ये जर्नी इतनी दूर तक जाएगी। और उसके बाद आप जमशेदपुर आए, जमशेदपुर से आप पुणे गए हैं सेंटर हेड होकर एरिना मल्टीमीडिया के। लेकिन आपका फिर प्रोडक्शन हाउसेस में जाना कैसे हुआ, कैसे आप हिंदी फिल्म जगत से जुड़ पाए? ये कहानी भी बहुत इंटरेस्टिंग है। आई रिमेंबर जब मैं एरिना में जब पढ़ाया करता था, वहाँ पे स्टूडेंट्स को मूवीज़ दिखाने का एक नया कल्चर शुरू किया था हम लोगों ने। कि एक हॉल बुक करके लोगों को हॉलीवुड की मूवीज़, बॉलीवुड की मूवीज़, या फिर एनिमेशन मूवीज़, स्पेशली डिज्नी की मूवीज़ एंड ऑल, वो दिखाने का प्रचलन हम लोगों ने शुरू किया था एरिना में। तो वहाँ जब स्टूडेंट्स के साथ में मैं भी वो मूवीज़ देखा करता था, तो मेरे को लगता था कि ये भाई ये कुछ अलग चीज़ है ना। बिकॉज़ पढ़ाना एक अलग चीज़ होती है, बट वर्किंग ऑन दैट पर्टिकुलर थिंग, पर्टिकुलर मूवी, ये एक अलग एक्सपीरियंस है। तो वहाँ से शायद वो क्लिक हुआ, वहाँ से वो स्पार्क आया।
पुणे जाने का भी मेरा रीज़न यही था कि आई विल बी क्लोज टू मुंबई, बिकॉज मुंबई में मोस्ट ऑफ द प्रोडक्शन हाउसेस थे। तो मुझे लगा शायद एक स्टेप आगे है ये, फिर पुणे से मुंबई में प्रोडक्शन हाउसेस में काम करेंगे। एंड आई वॉज फॉर्चुनेट इनफ कि सबसे पहला जो ऑफ़र मिला, सबसे पहला जो रोल मिला एज अ लाइटिंग आर्टिस्ट वो रेड चिलीज़ में मिला। रेड चिलीज़ VFX बहुत ही नामी VFX कंपनी है शाहरुख खान की। करेक्ट। और आई वॉज फॉर्चुनेट इनफ कि पहला ही मूवी मेरा, उनकी जो मूवी थी रावण, उस पे काम करने का मौका मिला और बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस था। तो आपकी कभी मुलाकात हुई शाहरुख खान जी से और कोई इंटरेक्शन हो पाया? फॉर्चुनेटली हाँ, मुझे याद भी है वो दिन, वो रात। इनफैक्ट ये बहुत अलग चीज़ है, बिकॉज़ रेड चिलीज़ में जब मैं काम कर रहा था तो वो मेरा जो सिलेक्शन हुआ था वो रात के शिफ्ट के लिए हुआ था, ठीक है। बिकॉज़ वर्कलोड इतना ज़्यादा था कि 2 शिफ्ट में काम होता था। एक सेट ऑफ आर्टिस्ट सुबह काम करते थे, एक सेट ऑफ आर्टिस्ट रात में काम किया करते थे। तो करीब 8 महीने की ये जर्नी थी रेड चिलीज़ के साथ। रेड चिलीज़ में करीब ये 8 महीने का एक कॉन्ट्रैक्ट था मेरा। कमिंग बैक टू योर पॉइंट, नवमी की रात, आई स्टिल रिमेंबर 2011, नवमी की रात थी एंड वी वर वर्किंग ऑल टुगेदर। नोबडी न्यू कौन आ रहा है, क्या कर रहा है, क्योंकि वो हमेशा आया करते थे, रिव्यू रूम में रहते थे। कभी ऊपर आके आर्टिस्ट से बहुत कम इंटरेक्शन हुआ करता था। बट आई वॉज लकी इनफ कि वहाँ पे नवमी की रात को आई बिलीव 2:30-3 बज रहे होंगे रात के, एंड ही सडनली एंटर्स द स्टूडियो। वो लाइक यू नो समटाइम्स यू फील स्टारस्टक कि भाई क्या देख रहे हैं हम। खुद पे कभी ऐसा बिलीव नहीं होता है कि जिनके लिए हम ये मूवी बना रहे हैं, जिनके लिए हम इतना काम कर रहे हैं, ये जिनको देखकर बड़े हुए हैं, जिनकी दीवानगी में। करेक्ट। एंड वो घुस रहे हैं, स्टूडियो के अंदर आ रहे हैं, एंड लाइक वी वर वेरी सरप्राइज। एंड साथ में ही इज़ सो हम्बल, सो डाउन टू अर्थ पर्सन। हर एक इंसान, हर एक आर्टिस्ट से आके हाथ मिला के उनको थैंक यू बोलना कि आपने बहुत अच्छा काम किया, आप एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, एक इंडिया की VFX जर्नी की लेगेसी को आप आगे बढ़ाने वाले हैं। बिकॉज पता है ये VFX के दौर में या VFX के ज़माने में वो रावण मुझे लगता है पहली बोल्ड मूवी थी जिसने VFX को इतना ज़्यादा एनहांस करने की कोशिश की। सो दैट वाज समथिंग। और ये भी याद है कि बीइंग अ बंगाली ऑलवेज दुर्गा पूजा में हम नए कपड़े पहनते हैं। तो उस दिन में मैंने एक नई टी-शर्ट पहनी थी, वाइट कलर की टी-शर्ट, आई स्टिल रिमेंबर। सब कोई साइन ले रहे, सब कोई ऑटोग्राफ ले रहे, सर ऑटोग्राफ दे दो। मुझे ऑल ऑफ अ सडन सूझा कि सर ऑटोग्राफ यहीं दे दो, टी-शर्ट पे ही दे दो। वो टी-शर्ट आज भी मेरे पास है, अभी भी मैंने संजो के रखी हुई है। एंड दैट इज़ समथिंग व्हाट आई हैव गॉट फ्रॉम रेड चिलीज़ एंड शाहरुख खान। डेफिनेटली मुझे ये समझ में आ रहा है कि आपके करियर का टर्निंग पॉइंट भी रहा होगा। एक क्रेडिबिलिटी मिलना एक सुपरस्टार से इस तरह का, और वैलिडेशन मिलना एक सुपरस्टार से, डेफिनेटली आपको लगता है कि आप सही दिशा में हैं। और जैसा आप कह रहे हैं कि दुर्गा पूजा का वक्त था, तो हम ये मानेंगे कि एक आशीर्वाद आपके साथ रहा। बिल्कुल। लेकिन इस आशीर्वाद को जो मैं आपकी जर्नी देख रही हूँ आपके प्रोफाइल में, मुझे लगता है वो और भी आगे जाकर फलीभूत हुआ और आप हिंदी फिल्म इंडस्ट्री से निकलकर हॉलीवुड की दुनिया में डिज्नी और मार्वल सिनेमा की तरफ बढ़ गए। तो उस जर्नी के बारे में बताइए, क्योंकि ये हमारे लिए समझना बहुत फैसिनेटिंग है कि धनबाद में रहने वाला एक छोटे शहर से उठकर और अब एक मुंबई की यात्रा तक पहुंचता है, और मुंबई के बाद अब हॉलीवुड के सिनेमा में काम कर रहा है एक VFX आर्टिस्ट या प्रोफेशनल के तौर पर। तो ये मौका आपको कैसे मिला और क्या महसूस किया आपने? महसूस तो अच्छा होता है जब आप बचपन से वो सारी स्टोरीज़ देखते हुए बड़े होते हैं टीवी पे, और ऑल ऑफ अ सडन आपको ऐसा ऑफ़र मिलता है कि अब आपको डिज्नी की मूवीज़ में काम करने का एक मौका मिल रहा है। स्टूडियो कॉल्ड प्राना स्टूडियोज़, दैट टाइम सारे डिज्नी के काम वो किया करते थे। So this was my second job after this contract got over from Red Chillies. तो फिर मैं वहाँ पे गया, and this happened in a very sudden manner कि जिस दिन मैं छोड़ रहा हूँ Red Chillies, उसके दूसरे दिन में
मैं दूसरा एक स्टूडियो ज्वाइन कर रहा हूँ। वो भी इतने बड़े लेवल पे जो काम कर रहे हैं, डिज़नी की मूवीज़ कर रहे हैं। मैंने बहुत सारी मूवीज़ में काम किया डिज़नी के। अभी तक मैं सीजी, डिज़नी की सीजी मूवीज़ में ही काम कर रहा था। प्लेन्स है, प्लेन्स 2 है, टिंकरबेल है। बहुत सारे यंगस्टर्स को शायद ये मूवी पता हो ना हो, बट मेरा रिकमेंडेशन ये है कि जो भी सीजी के या फिर वीएफएक्स के फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं, मूवीज़ देखना शुरू करें, अच्छी मूवीज़ देखना शुरू करें। सिनेमेटोग्राफी जो है उसको फील करें, फ्रेमिंग क्या होती है, इन सब चीज़ों को और इन डेप्थ में लर्न करने की कोशिश करें और फिर मूवी देखने की वो शुरू करें, उन चीज़ों को ऑब्ज़र्व करना। तब जाके ये धीरे धीरे ये जो बेस सेट होगा एज अ स्टूडेंट, वो और फ़ायदा होगा उनको अपने करियर में। मेरे लिए तो एक अपॉर्चुनिटी प्लस एक वरदान ही था कि जो हम देखते थे वो हम अब कर रहे हैं। तो ये करीब 5 साल, 5.5 साल मुझे लगता है कि ये जर्नी चली। अच्छा, ये जो ट्रेंड है कि हॉलीवुड वाले जो है स्पेशल इफ़ेक्ट्स के लिए इंडियंस को आउटसोर्स करते हैं चीज़ें, ये इसको आप कैसे देखते हैं? अवसर के रूप में देखते हैं या बहुत बार ये भी चर्चा होती है कि एक तरह का एक्सप्लॉयटेशन है, उनको अपने आर्टिस्ट को बहुत ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे तो वो हिंदुस्तान का रुख करते हैं कि यहाँ कम पैसे में लोग काम करेंगे। लेकिन हिंदुस्तानी युवाओं के लिए आपको क्या लगता है कि ये एक मौका है जो उन्हें काम करने के लिए भी मिलता है और ठीक ठाक पैसे हैं इसमें? पैसे हैं, ठीक है। अगेन हाउ यू लुक एट इट, दैट्स वन थिंग। सबसे पहला चीज़ तो आपको वो एक्सपीरियंस करना होगा कि हॉलीवुड में जो लोग काम कर रहे हैं वो कर कैसे रहे हैं। अनटिल एंड अनलेस यू नो द बेस ऑफ एनी मूवी, मैं सिर्फ हॉलीवुड की ही बात नहीं है, ये बॉलीवुड की भी बात है कि सबसे पहले तो आपको समझना पड़ेगा। एंड इफ़ यू थिंक कि हाँ एज अ स्टूडेंट मैंने ये कोर्स कर लिया और फिर नेक्स्ट डे से मेरी 50,000 की जॉब लग जाएगी या 60,000 की जॉब लग जाएगी, कभी ऐसा नहीं होता। बचपन से आप ABCD सीखते हैं, जब आप ABCD सीखते हैं तो ABCD भी आपको टफ लगती है। हाँ, नेचुरली आप कविता कहानी नहीं लिखने लगते हैं। बिल्कुल। तो वो जो बेस जब आप ABCD सीख लिए होते हैं, फिर आप वर्ड्स में डील करने लगते हैं, वर्ड्स में बात करने लगते हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। आप कहानियाँ पढ़ते हैं, कहानियाँ लिखते हैं। सेम प्रिंसिपल इसमें भी है। जब आप एक एज अ स्टूडेंट आप कोई काम करते हैं, कोई कोर्स करते हैं, कुछ समझते हैं, उसको एक्सपीरियंस करने के लिए उसका जो एक्सटेंशन है, आप उसको कितने एक्सटेंट तक एक्सप्लोर कर पाते हैं इन दैट वे, शायद यही जर्नी आपको सिखाता है। यही जर्नी है आपकी, ये जो कर्व है आपका काम करने का, ये कर्व है जो आप बॉलीवुड या हॉलीवुड या कोई भी तरीके की मूवी में काम कर रहे हैं, आपको ये बेस समझने के लिए दिया जाता है। तो जो मैं आपकी बात से समझ पा रही हूँ वो ये है कि आपके पास एक स्किल सेट है और एक इंटरेस्ट है, लेकिन उस पर लगातार मेहनत करनी होती है और आपको अपडेटेड रहना है जो भी चीज़ें हो रही हैं, और अगर आप अपने आप को तैयार रखते हैं तो इंडस्ट्री पे भी करती है, बिल्कुल, आपकी कद्र भी करती है। बिल्कुल। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल ये है कि आपने हिंदी सिनेमा या जो प्रोड्यूसर्स हैं उनके लिए काम किया और फिर आप डिज़नी और मार्वल मूवीज़ के लिए काम कर रहे थे, तो एक वर्क कल्चर का डिफरेंस आपको ज़रूर दिखा होगा। वो अंतर क्या था और क्या उसके लिए आप हमारे युवाओं को तैयार करना चाहेंगे कि उन्हें किस तरह से अपने आप की अभी ग्रूमिंग करनी चाहिए कि वो वहाँ स्वीकार्य हों? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि दोनों जगह का वर्क कल्चर बहुत डिफरेंट है। अगर आप कहीं बाहर कहीं काम कर रहे हैं और इंडिया में आप सेम काम कर रहे हैं, ठीक है, ये एक बहुत बड़ा गैप है। एंड आई एम सॉरी टू ब्रेक दिस अप। कभी कभी ऐसा होता है, एंड आई थिंक ये सबके साथ होता है, जब आपके पास डेडलाइन होता है तो आपको काम करना पड़ता है, भले वो 10 बज रहा हो, रात के 12 बज रहे हो, बिकॉज देयर इज सर्टन पॉइंट्स वेयर क्लाइंट वांट्स दिस काइंड ऑफ अ जॉब टू बी डन इन सर्टन डे और सर्टन टाइम, जहाँ पे उसको उनके भी बहुत सारे पैसे लगे हुए होते हैं। उनको भी ट्रेलर रिलीज़ करना होता है, उनका भी एक अपना डेडलाइन है कि मुझे मूवी इसी डेट पे निकालनी है। फॉरगेट अबाउट ऑल दीज goof ups happens in प्री प्रोडक्शन, कि हो सकता है मॉडलिंग के लिए हमने 4 दिन दिए थे कोई चीज़ के लिए, एक कैरेक्टर डेवलप करने के लिए, शायद उसने 8 दिन ले लिए। टेक्सचरिंग के लिए हो सकता है कि हमने कोप अप कर लिया, 2 दिन का 1 दिन में कर लिया। तो
लाइटिंग में आके, कंपोजिटिंग में आके ये सारी चीज़ें हमें पे करनी पड़ती है, क्योंकि उसने अब उसकी भी मंशा ये नहीं रही होगी कि हम 4 दिन की चीज़ को 8 दिन में बनाएं। डेफिनेटली कोई लूपहोल हुआ होगा, डेफिनेटली कोई प्रॉब्लम आया होगा, दैट इज़ वाई इट टुक टाइम अ लिटिल। तो आपकी दुनिया में तो डेडलाइन है और प्रोफेशनली आपको सारी चीज़ों को हैंडल करना है, तो ऐसे में आप लोग किस तरह से काम करते हैं? सी, सबसे पहले तो आई विल स्टार्ट माई आंसर बाय कोटिंग वन वेरी स्मॉल फ्रेज दैट क्रिएटिविटी डज नॉट कम बाय प्रेशर। ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप सोचेंगे कि मेरे को प्रेशर में बहुत सारा काम करना है, हो सकता है हो जाएगा, ठीक है, बट एट द एंड ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग आपको लगेगा कि शायद कुछ छूट गया, या फिर हम शायद इसको और बेहतर कर सकते थे। चूँकि मेरे को वो पर्टिकुलर टाइम नहीं मिला, वो एक छोटा सा ब्रेक नहीं मिला, या फिर सोचने का मौका नहीं मिला, हम उस तरीके से नहीं सोच पाए जिस तरीके से हम नॉर्मल सोचते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है, ये अपने आप को थोड़ा टाइम दें, अपने आप को थोड़ा पॉज दें, और मुझे लगता है कि ये मिलता है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको एक शॉट 1 टेक में दे देना पड़ेगा, या फिर एक शॉट आपको एक ही दिन में कर देना पड़ेगा। लोग भी समझते हैं। हाँ, मुझे लगता है क्रिएटिव ही आपके हाँ, प्रोड्यूसर हैं और डायरेक्टर हैं, तो वो समझते हैं कि इसकी कीमत है। करेक्ट, क्योंकि अगेन वो भी उसी जगह से आए हुए हैं, और उनको भी वो प्रेशर का मतलब वो मालूम है उनको कि ये प्रेशर ऐसा होता है जहाँ पे यू नो समटाइम्स यू गेट ब्लॉक्ड, आपका दिमाग काम करना बंद कर देता है। कभी कभी ऐसा होता है कि आप सोच ही नहीं पाते कि क्या हो रहा है। कभी कभी ऐसा, मेरे साथ भी ऐसा हुआ है कभी कभी कि मैं दूसरे आर्टिस्ट को बुला के लेके आता हूँ मेरे डेस्क पे और पूछता हूँ, भाई ये कैसा लग रहा है, मेरे को बता। क्योंकि मैं कॉन्स्टेंटली 1 दिन 2 दिन 3 दिन से एक ही शॉट पे काम कर रहा हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि जो शायद उसके फ्रेश आईज को दिखे, मुझे ना दिखे, आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दैट, राइट। तो वो एक बहुत बड़ा चीज़ है, बट आई एम श्योर कि बहुत सारे लोग आजकल ये चीज़ समझते हैं, और ये एक प्रैक्टिकल चीज़ है। जी। आपकी जर्नी को आगे बढ़ाते हैं। उसके बाद फिर आप कनाडा पहुंचे मुंबई से। वहाँ किस प्रकार का असाइनमेंट था आपका, और वहाँ की प्रोफेशनल और पर्सनल दोनों दुनिया, क्योंकि एक अलग समाज, एक अलग भौगोलिक परिस्थिति में आप हैं, तो वहाँ पर कैसा अनुभव रहा, हमारे तमाम दर्शकों के साथ शेयर करें। ये 2018 की बात है जब मैं कनाडा गया, मॉन्ट्रियल टू बी वेरी स्पेसिफिक। मॉन्ट्रियल एक ऐसा हब है जहाँ पे आपको दुनिया भर के लोग मिलेंगे, दुनिया भर के आर्टिस्ट मिलेंगे, बिकॉज़ मेरे बहुत अलग अलग देशों से आए हुए लोगों से, आर्टिस्ट से मुलाकात हुई। उनका परसेप्शन, उनका जो काम करने का तरीका, उनका एक शॉट बनाने का तरीका, या फिर जो भी हो इन जनरल रहने का तरीका, खाने का तरीका बहुत 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 अलग है, बहुत ही अलग है। और बट एक चीज़ मैं हमेशा मेंशन नहीं करना चाहूँगा, जो है प्रोफेशनलिज्म। प्रोफेशनलिज्म इज़ समथिंग एल्स, यू नो, आउटसाइड इंडिया। सॉरी टू ब्रेक दिस आउट, बट 9 बजे का मतलब होता है 9 बजे काम करने के लिए आ जाना है, और 6 बजे का मतलब होता है 6 बजे चले जाना है। इन बिटवीन आप इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से काम करता है एक आर्टिस्ट, एक प्रोफेशनल। उसको मालूम है कि इस शॉट के लिए 2 दिन अलॉट किए गए हैं, और इस 2 दिन के अंदर मुझे ये फिनिश करना है, until and unless there is some problem which has come from the upstream। अगर ऊपर से कोई प्रॉब्लम आ गई है, मान लीजिए कि कोई होता है ना कि वो शॉट ब्रेक डाउन हो गया, प्रॉब्लम शायद लाइटिंग में फिक्स ना हो, प्रॉब्लम शायद उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में फिक्स ना हो। जैसा कि मैंने कहा मल्टीपल डिपार्टमेंट्स होते हैं, तो मल्टीपल डिपार्टमेंट में शायद एक ऐसा जगह है जहाँ पे वो छूट गया है, टूट गया है, तो उसको पीछे भेजना पड़ेगा वो फिक्स करने के लिए, अगर ये यहाँ पे फिक्स नहीं हो रहा है। उस टाइम पे यू नो शॉट आपको अलॉट किया जाएगा थोड़ा और ज़्यादा टाइम, सो दैट आपका भी वर्क हैम्पर ना हो, और उस टाइम पे आपको भी पता चले कि ओके ये चीज़ यहाँ पे गई हुई है। हो सकता है आप अपने दूसरे वाले शॉट पे काम करना शुरू करें उस खाली प्लेस को भरने के लिए, सो दैट इज़ गोइंग टू हेल्प यू इन योर अदर डे। तो प्रोफेशनलिज्म अगेन ये बहुत बहुत अच्छी चीज़ है वहाँ पे, जहाँ
आप अपनी टाइम की कदर करते हैं, आप अपने फैमिली को टाइम दे पाते हैं। फैमिली ना हो तो कम से कम आप अपने आप को टाइम दे सकते हैं। तो ये वर्क लाइफ बैलेंस वहाँ आपको बहुत अच्छी चीज़ है। बहुत अच्छे से देखना है। एंड द सेकेंड थिंग व्हाट आई वांट टू मेंशन इज़ इफ़ एट ऑल, क्योंकि मैंने मेंशन किया कि डेडलाइंस होती है जहाँ पे आप इंडिया में रहें, आप कोई किसी प्रोडक्शन हाउस में बाहर काम करें, कनाडा हो, ऑस्ट्रेलिया हो, डेडलाइन मीट करने के लिए आपको हो सकता है 2 घंटा ज़्यादा रुकना पड़े, बट द प्लस पॉइंट इज़ यू गेट पेड फॉर दैट, right? And that is 1.5 of times your regular salary. Great. So that is something जो कि एक आर्टिस्ट को बूस्ट भी करता है कि चलो ठीक है 2 घंटा रुक जाते हैं और काम भी करते हैं। ये एक अच्छी चीज़ है, ये एक अच्छा अवसर है लोगों को पैसे कमाने का भी, एट द सेम टाइम you get paid for और that. कनाडा में तो बहुत सारे भारतीय हैं, तो वहाँ पर रहना मतलब ऐसा अनुभव हुआ कि आप एक पराए देश से हैं या अपनापन है, वहाँ लोग आमतौर पर किस तरह से मिलते हैं, और मतलब ये हम लोग प्रोफेशन से इतर थोड़ी बातें कर रहे हैं, और वहाँ पर जो सामाजिक भी आपने ढांचे में परिवर्तन देखा होगा थोड़ा सा, उसका भी फूड हैबिट्स में भी अलग किस्म का वहाँ रहा होगा, तो उसके साथ आप कैसे एडजस्ट कर पाए ये भी हमारे दर्शकों को बताएं। मुश्किल रहा, क्योंकि बहुत ब्लैंड फूड खाते हैं ये फ्रेंच लोग। मॉन्ट्रियल बेसिकली फ्रेंच ही कम्युनिटीज़ का ये क्वेबेक एंड मॉन्ट्रियल, क्वेबेक के अंदर आता है मॉन्ट्रियल, तो मैक्सिमम जो पॉपुलेशन है वो फ्रेंच ही है। देन अगेन आसपास के अगल बगल के लोग और डिफरेंट देश के लोग जो कि सिर्फ VFX के हो सकता है, कुछ और भी हों, बट VFX मैक्सिमम लोग VFX में ही काम करने के लिए, प्रोडक्शन हाउसेज में काम करने के लिए ही आते हैं। ये दोनों तरीके हो सकते हैं, आप इसको एक पॉजिटिव भी ले सकते हैं, नेगेटिव भी ले सकते हैं कि अपने देश का खाना होता है। आफ्टर ऑल आप बचपन से वो खाना खा के बड़े हुए हैं, एंड ऑल ऑफ अ सडन यू आर हैविंग एग प्लांट विथ ब्रेड तो वो मुश्किल है, वो बिल्कुल मुश्किल है। फॉर्चुनेट फॉर मी कि मेरे को कुकिंग आती है, तो चल गया। जब क्रेविंग होती होगी आपको भारतीय खाने की, तो खुद से बना लेते हैं, खुद से बना के खा लेते हैं। लेकिन अगेन बहुत सारी नई डिशेस आप एक्सप्लोर करते हैं, बहुत सारी नई चीज़ें आप एक्सप्लोर करते हैं, तो मैं तो इसको प्लस पॉइंट ही मानूंगा। तो मैं आपकी बातों से जो समझ रही हूँ कि बहुत प्लस में ही आपका जीवन चल रहा था कनाडा में, और अचानक फिर कोरोना आता है, और मुझे लगता है कि केवल हिंदुस्तान नहीं, दुनिया भर में जो है वो चीज़ें बदल गई उसके बाद। तो ये जो पीरियड था आपका कोविड-19 का, ये कैसा बीता और किस प्रकार के प्रोफेशनल चैलेंजेस का आपको सामना करना पड़ा? अनफॉर्चुनेट था, बहुत अनफॉर्चुनेट था। और जैसा कि मैंने मेंशन किया, प्रोडक्शन हाउसेज ऑलवेज गो विथ कॉन्ट्रैक्ट्स, तो कुछ 1.5-2 साल का कॉन्ट्रैक्ट था। मेरे लिए अनलकी था कि वो 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट मार्च में ही ख़त्म हो रहा था 2020 में, सो कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड नहीं हुआ, एंड कोविड इतना ज़्यादा बढ़ गया उस टाइम पे कि आप वापस भी नहीं आ सकते देश। लॉकडाउन, पूरी तरह से लॉकडाउन हो चुका था। वो पीरियड बहुत ही व्हाट आई वुड से, बिकॉज आई एम लूजिंग माई वर्ड्स, बिकॉज वो बहुत मुश्किल था, बहुत ही मुश्किल था। कुछ नवंबर, आई रिमेंबर कि मार्च से नवंबर तक आई वाज इन अ स्मॉल 1 BHK टाइप का, 1 कॉन्डो बोलते हैं वहाँ पे, जो यहाँ पे साधारण भाषा में 1 RK जिसको बोला जाता है। किचन भी है वहीं पे, एंड यू हैव अ स्मॉल प्लेस जहाँ पे बेड है एंड ऑल। तो कुछ 6-8 महीने निकालना एक कॉन्डो में, जहाँ बाहर जाना चाहें तो भी नहीं जा सकते, एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम आपके पास जॉब भी नहीं है। वो एक मुश्किल दौर था। बट अगेन प्लस पॉइंट, अगेन यहाँ पे भी एक प्लस पॉइंट ये था कि कैनेडियन गवर्नमेंट अलाउज एंड गिव्स यू सर्वाइवल मनी इन द सेंस, उसको उसका एक टर्म है, आई एम नॉट गेटिंग दैट पॉइंट, दैट नेम, अनएम्प्लॉयड बेनिफिट। अच्छा।
तो उस अनएम्प्लॉयड बेनिफिट में आपको कैनेडियन गवर्नमेंट, चूंकि आपने टैक्सेस भरे होते हैं, दे टेक 30% ऑफ टैक्सेस, तो जब भी ऐसा आपातकालीन का कोई ऐसा आपातकाल स्थिति आती है या फिर किसी की जॉब चली जाती है, तो वो करीब करीब 6 महीने तक आपको अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट आपको देते हैं। अच्छा, ठीक है, तो उससे काम चल गया। अपेरेंटली मॉन्ट्रियल इज़ चीपर दैन अदर सिटीज़ लाइक टोरंटो या फिर वैनकूवर हो गया। तो काम चल गया उसमें। नवंबर में आई केम बैक कोविड से, 2020 भारत नवंबर वापस आ में गए। इंडिया चला आया। इंडिया चेक, बिकॉज वहाँ पे चाह के भी कोई जॉब नहीं थी उस टाइम पे। हमारा काम ही यही है कि जब तक शूटिंग नहीं होगा तब तक तो आपके पास काम ही नहीं आएगा। तो कोविड हो गया तो कोई शूट ही नहीं कर रहा है। अब जब शूट नहीं कर रहा है तो आपके पास प्रोडक्शन हाउस, तो भारत आप अपने घर लौटे या? घर लौट आया। अच्छा, हाँ, इंडिया लौट तो आया। वापस धनबाद में वापस धनबाद आ गया। वहाँ पे फिर थोड़े दिन तक चिल किया, थोड़े दिन तक एंजॉय किया कैसे क्या करना है। एंड देन आफ्टर कपल ऑफ मंथ्स अगेन आई स्टार्टेड सर्चिंग फॉर जॉब्स। फिर जॉब मिली कुछ अप्रैल मई के महीने में, तीन चार महीने के गैप में एक जॉब मिली। ये कहाँ पर? ये मिला मुझे बैंगलोर में, विद द सेम कंपनी जिसमें मैं कनाडा में काम किया करता था। दिस वाज कॉल्ड MPC। तो मैंने फिर से ज्वाइन किया MPC बैंगलोर। स्टार्टेड फ्रॉम देयर, कुछ शोज़ लीड किए। पिनोकियो करके अगेन एक शो था जो कि अगेन डिज्नी का था। सो मेरे जीवन में डिज्नी के मूवीज़ बहुत सारे हैं। इस दौरान मैंने एक और चीज़ का जिक्र नहीं किया, दर्शक से लेकर पोस्ट प्रोडक्शन बनाने खुद तक, में बनाने तक। बिल्कुल। इस बीच में मैंने एक जिक्र नहीं किया कुछ मूवीज़ का, क्योंकि जब कनाडा में था तो वहाँ पे भी मैंने डिज्नी की मूवीज़ में काम किया। फॉर्चुनेटली मैलिफिसेंट करके एक मूवी है, डॉक्टर डू लिटिल करके एक मूवी है। तो उन सब मूवीज़ में भी नाउ दिस इज़ द डिफरेंस। जहाँ पे प्राणा में मैं काम किया करता था, प्लेन्स में, दोज वर CGI मूवीज़। अब ये सारी मूवीज़ जो वहाँ पे थी, जैसे मैलिफिसेंट हो गया या फिर डू लिटिल हो गया, तो ये सारे VFX मूवीज़ थी जहाँ पे लाइव एक्शन प्लस आपका जो VFX का जो कॉम्बिनेशन है, वो कॉम्बिनेशन वाली मूवी में फिर वहाँ पे काम किया। सो दैट हेल्प मी कमिंग बैक टू बैंगलोर एंड अगेन स्टार्टेड फ्रॉम लाइव एक्शन मूवीज़। पिनोकियो, एक और बहुत अच्छी मूवी की बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं कॉल्ड रिडली स्कॉट। उन्होंने रिसेंटली 2023 आई बिलीव 23 में रिलीज़ हुई थी नेपोलियन। वो बहुत अच्छी मूवी थी, उस मूवी को लीड किया। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा बैंगलोर में भी। और बैंगलोर में काम करने के बाद वापस आपका टोरंटो जाना हुआ? हाँ, 2023 में फिर वापस चला गया, टोरंटो चला गया। इस बार मॉन्ट्रियल को छोड़ के एक और स्टेप आगे टोरंटो। वहाँ पे भी बहुत अच्छी मूवीज़ पे काम की। बॉर्डरलैंड्स करके एक मूवी थी जो रिसेंटली आई बिलीव 2024 में ही रिलीज़ हुई, 24 में आई। तो उस मूवी में काम किया। बहुत सारे नेटफ्लिक्स के सीरीज़ पे काम किया। तो यही थी वहाँ और टोरंटो की जर्नी। सौरभ जी, मैं जानना चाहूँगी कि हॉलीवुड के किन बड़े प्रोजेक्ट्स में आपने काम किया है? कौन सी ऐसी मूवीज़ जो आप तमाम दर्शकों को बताना चाहें? स्टार्ट हुई जर्नी हॉलीवुड मूवीज़ की। CGI में तो डिज्नी की मूवी मैंने बात की, प्लेन्स एंड ऑल। VFX में अगर बात करें तो वो हम लाइफ करके एक मूवी है, आई स्टार्टेड विद दैट। फिर एनाइलेशन, देयर इज़ अनदर मूवी, ब्लेड रनर 2049 विच वाज एन ऑस्कर विनिंग मूवी, उस पर मैंने काम किया। ब्लैक पैंथर पे काम किया। ब्लैक पैंथर भी रिलीज़ हुई 2018 आई बिलीव, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 18। फिर उसके बाद मॉन्ट्रियल वाले जो शोज़ थे, मैलिफिसेंट मैंने ऑलरेडी बताया, मैलिफिसेंट है, डॉक्टर डू लिटिल है, बिग रेड डॉग है, सजाम है। उसके बाद इंडिया आने के बाद भी पिनोकियो डिज्नी की VFX मूवी है, नेपोलियन VFX एक मूवी है, टोरंटो में बॉर्डरलैंड्स की बात की हमने, वो मूवी है। तो सब लाइक बंच ऑफ मूवीज एंड लिस्ट ऑफ मूवीज। बिल्कुल अंतर्राष्ट्रीय स्तर की और बेहद पॉपुलर जो हैं फिल्में हैं, उस पर आपका योगदान रहा है। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है जानना। बेंगलोर में रहने के बाद फिर आपका टोरंटो वापस जाना हुआ और वहाँ के बारे में हम चर्चा कर ही रहे थे आपसे, कल्चर और सब को लेके। लेकिन एक स्ट्राइक की बात भी प्रोफाइल में आती है। किस तरह की स्ट्राइक थी और किस तरह का इम्पैक्ट आपके करियर पे उसका पड़ा?
सो टोरंटो गया मैं, एज आई मैंशनड 2022 के लास्ट में गया, करीब नवंबर के आसपास गया। जैसा कि बोला मैंने कि आप ये कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे होता है, सो इट वाज 2-year कॉन्ट्रैक्ट दैट टाइम। तो ठीक है, 2 साल में समझ में आ जाएगा, बिकॉज आई वाज ऑलरेडी बीन देयर इन कनाडा, तो उतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। तो गया अच्छे मन से कि हाँ चलो कुछ और करते हैं, अच्छा करते हैं, बिकॉज आई रियली लव्ड एंड लाइक द कंपनी, यू नो, वर्क कल्चर, और आपको बहुत कुछ एक्सप्लोर करने के लिए भी मिलता है। आई एम श्योर इंडिया में भी बहुत सारे ऐसे जगह है जहाँ पे आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, बट नो बीइंग इन अ डिफरेंट कंट्री एंड वो फ्रीडम मिलना, उस टाइम काम करना, और अच्छा आपको एक यू नो फील देता है। तो ऑल ऑफ अ सडन आई थिंक आफ्टर 8-9 months एक स्ट्राइक हुआ, दैट वाज राइटर्स स्ट्राइक, जिसको शुरू हुआ राइटर्स स्ट्राइक से, फिर उसको वो वर्कर्स को लिया, उनके डेली वेजेस का प्रॉब्लम हुआ, मतलब उनको कम पैसे मिलते थे, एंड उनको हेल्थ इंश्योरेंस का इतना तो ये प्रोडक्शन हाउस या पैन लाइक कनाडा में ये सिर्फ और सिर्फ VFX प्रोडक्शन हाउस के वर्कर्स, क्रू मेंबर्स के लिए था। फिर धीरे धीरे ये और बड़ा होता गया, धीरे धीरे एक्टर्स भी इसमें आ गए कि वी सपोर्ट दीज वर्कर्स, कि भाई ये महत्वपूर्ण लोग हैं, ये इम्पोर्टेंट लोग हैं एक मूवी बनाने के क्रू मेंबर्स प्रोसेस में, और इनको इनका ड्यू मिलना चाहिए। राइट। तो धीरे धीरे इतना बड़ा हो गया कि करीब 1-1.5 साल चल गया ये। अब जैसे कि वर्कर स्ट्राइक पे हैं, कोई मूवी शूट नहीं होगी। एक्टर्स ने भी जब साथ दे दिया इनका, राइटर्स ने भी जब इनका साथ दे दिया, तब तो ना कोई लिख रहा है, ना कोई प्रोड्यूस कर रहा है, बना रहा है, ना एक्टर्स काम कर रहे हैं उसमें। तो काफ़ी लंबा चला ये, और ये बहुत गंदा एक इम्पैक्ट, बहुत ही बुरा एक इम्पैक्ट पड़ा मेरे लाइफ पे भी। तो 2 साल का जो कॉन्ट्रैक्ट था वो 9 महीने में ख़त्म हो गया। सो एंड दैट चेंज लाइक दिस, एंड दिस वाज वर्क फ्रॉम होम। कनाडा में भी थे हम, लेकिन वर्क फ्रॉम होम हो रहा था। ऑफिस जाने का मतलब ऐसा, आपका मन है तो जाइए, आपका नहीं मन है तो आप वर्क फ्रॉम होम कीजिए। तो वन फाइन डे आई गेट अ कॉल फ्रॉम दी HOD वहाँ पे, और एक HR मेंबर कि वी हैव शेड्यूल्ड अ मीटिंग, वी वांट टू डिस्कस समथिंग। मुझे लगा नॉर्मल कोई बात होगी, कि भाई कुछ होगा, कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड होगा, या फिर XYZ वॉट एवर रीज़न। तो कॉल आता है, एंड दे से कि दिस इज़ योर लास्ट डे। In an hour everything changed around me. 1 घंटे के अंदर वो खुशी, टोरंटो में काम करने की, कनाडा में काम करने की, बड़े स्टूडियोज़ में काम करने की, यू नो, it falls down on you like you cannot imagine. वो बहुत बुरा था, सपना था ऐसा। कभी तो ऐसा लगता था कि शायद एक दिन में किसकी जॉब जाती है, ये सच नहीं है, जो मैंने सुना। और ये क्रूड चीज़ जो है, ये जो श्रूड और क्रूड चीज़ जो है, ये इंडिया में नहीं है। टू आंसर योर क्वेश्चन, कि आप कंपेयर अगर करें कि इंडिया में क्या अच्छा है और बाहर क्या अच्छा है, बहुत सारी चीज़ें आपको अच्छी दिखेंगी, लेकिन कुछ चीज़ें जो इंडिया में है, शायद वही इंडिया को अलग करती हैं। यहाँ लोग ज़्यादा कंपैशनेट सपोर्टिव हैं, क्योंकि एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम इंडिया में भी, क्योंकि आधे से ज़्यादा काम हॉलीवुड का या फिर VFX का बाहर से ही इंपोर्ट होता है इंडिया में। इंडिया की कंपनीज आर्टिस्ट्स को होल्ड करती है, सपोर्ट करती है 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना। हाँ, अब अगर उससे भी ज़्यादा हो जाए तो शायद वो उनके लिए भी मुश्किल है। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप सोचेंगे तो ये पॉसिबल नहीं है। जैसे एक और बहुत अच्छी मूवी थी, लाइफ ऑफ पाई। लाइफ ऑफ पाई में एक स्टूडियो काम करता था, दैट वाज रिदम एंड ह्यूज। रिदम एंड ह्यूज ऐसा बैंकरप्ट हुआ लाइफ ऑफ पाई के बाद में कि उन लोगों को पूरा सारे ब्रांचेस ऑल ओवर द वर्ल्ड बंद करने पड़े। अच्छा। Although Life of Pi was a hit, सुपर हिट, बट उनको स्टूडियो बंद करना पड़ा बिकॉज दे वेंट ओवर बजट।
वो ओवर बजट चले गए। वो मूवी जहाँ 10 महीने में ख़त्म होने वाली थी, शायद उसको और बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। तो उन्होंने ओवर पे किया लोगों को। भले ही आपको पर्दे पे दिखी कि ये हिट हो गया, सुपर हिट हो गया, बट एट द एंड ऑफ द डे आपको पता चलता है कि इतना अच्छा एक स्टूडियो जितना अच्छा काम कर रहा था वो बंद हो गया। ये सेम पॉइंट ये स्ट्राइक के बाद में जिस कंपनी में मैं काम किया करता था बैंगलोर में और मॉन्ट्रियल में, वो भी बंद हो गया in 2024. So this was the impact of the writers strike. I think हमारे ऐसे दर्शक जो VFX में क्योंकि आपकी बातें सुनने के बाद, आपकी जर्नी देखने के बाद बहुत सारे ऐसे युवा होंगे जिनकी इच्छा हो सकती है कि वो इसमें अपना करियर बनाएं। तो ऐसे युवाओं को आप किस तरह की पढ़ाई करने की शिक्षा देंगे? अगर वो स्कूल में हैं तो किस पर ध्यान दें, अगर वो कॉलेज में हैं तो किस तरह के कोर्सेज़ को ऑप्ट करें, और अगर वो कॉलेज कर चुके हैं तो किस तरह का डिप्लोमा या स्पेशलाइजेशन करें कि वो इस जर्नी में शामिल हो सकें? ये आप हमारे दर्शकों को ज़रूर। राइट, बैक इन द डेज कोर्सेज आते थे जहाँ पे कॉम्बिनेशंस रहते थे हमेशा। आप फ़ोटो एडिटिंग भी सीखो, आप मैक्स माया भी सीखो, दैट इज़ 3D सॉफ्टवेयर्स, आप वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर सीखो। अभी थोड़ा सा और वो क्रंच हो गया इन द सेंस पीपल ओनली वांट टू डू व्हाट दे वांट। अगर आपको 3D में इंटरेस्ट है वो सिर्फ 3D में जा रहे हैं, अगर उसको 2D में इंटरेस्ट है 2D एनिमेशन में या फिर फोटोग्राफिक्स में, माइक्रो लेवल अभी माइक्रो लेवल पे चला गया। पहले क्या था, वो ब्रॉड लेवल पे सीखते थे, उसके बाद चुनते थे कि मुझे ये करना है। अभी क्या हो गया है वो, क्योंकि अभी टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा आ गई है, अभी यूट्यूब है, गूगल है, लोग इतने ज़्यादा ऑनलाइन चीज़ों को देख लेते हैं कि मुझे लगता है कि ये मेरे लिए अच्छा है। तो वो सिर्फ उस चीज़ पे फोकस करते हैं। और इसमें भी बाइफिकेशन है। अगर आप मान लीजिए कि कोई 3D का सॉफ्टवेयर कर रहे हैं, कोई भी पढ़ रहे हैं, मैक्स हो गया, माया हो गया, ये कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं 3D के, उसमें भी जैसे मैंने बोला मॉडलिंग है, टेक्सचरिंग है, लाइटिंग है। तो अब जब वो पूरा एक 3D का कोर्स कर लिया होता है एक स्टूडेंट, 6 महीने का हो, साल भर का हो, उसमें से उसके पास चुनने की सहूलियत रहती है, चुनने का एक ऑप्शन रहता है कि मुझे ये अच्छा लग रहा है, अब इसमें मैं एडवांस कोर्स करूँगा। अब ये भी होता है कि एडवांस कोर्स शायद उस सिटी में ना हो, कहीं और जाके। तो आई वुड रियली सजेस्ट गो एक्सप्लोर द वर्ल्ड, एट द सेम टाइम सीखें उस चीज़ को। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है लाइफ में एक स्टूडेंट की ऑब्जर्वेशन। आप जब मूवीज़ से जुड़ना चाहते हैं, आप जब एक मूवी बनाना चाहते हैं या मूवीज़ में काम करना चाहते हैं, टेक्निकली आई एम सेइंग, फिज़िकली तो एक्ट्रेस वाली बातें नहीं, अगर पोस्ट प्रोडक्शन की अगर हम बात कर रहे हैं तो ऑब्जर्वेशन बहुत ज़रूरी है कि आप किस पर्सपेक्टिव से कोई चीज़ को देख रहे हैं, तो वो डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। जी। एक फ़ोटोग्राफ को देख के समझना कि उसकी लाइटिंग कैसी है, उसका कॉम्पोजिशन कैसा है, उसका फ्रेमिंग कैसा है। जितना स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशन होगा उतना ही रियल आप एक चीज़ों को जनरेट कर पाएंगे। बिल्कुल, बहुत सही बात। एक इसी से जुड़ा हुआ मेरा सवाल है कि आपके नज़रिए से जब आप गए, हालांकि आपने स्टेप बाय स्टेप यात्रा की है, लेकिन झारखंड के बहुत सारे हमारे युवाओं के मन में ये रहता है कि एक एक्सेप्टेंस शायद बाहर ना हो, लोगों को लगे कि टैलेंट जो है वो इनके पास कम है। क्या आपको इस तरह की कोई चुनौती का सामना करना पड़ा, या आपको लगता है कि नहीं, अगर आप अपने काम में माहिर हैं तो आप किस राज्य से आते हैं या आप कहाँ से आते हैं, ये बहुत फ़र्क नहीं पड़ता है इससे? मुझे लगता है फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़र्क इसलिए नहीं पड़ता है क्योंकि आप डायरेक्टली कोई काम नहीं कर रहे। आप काम कर रहे हैं, आपको एक शॉट अलॉट किया जाता है, आपको एक सीन अलॉट किया जाता है, आप उस पर काम कर रहे हैं। हाँ, एक चीज़ मैं हमेशा सोचता हूँ, हमेशा बोलता हूँ कि कम्युनिकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो चीज़, जो शॉट आप बना रहे हैं, जो काम आप कर रहे हैं, उसको बताने का तरीका भी आपको आना चाहिए। आप अगर कोई भी एक पर्टिकुलर चीज़ कर रहे हैं, अगर आपके सुपरवाइज़र ने पूछा, आपके लीड ने पूछा कि भाई तुमने इसमें क्या किया है, तो वो कन्वे करने का जो कैपेसिटी बोलें या फिर जो कम्युनिकेशन जिससे आप उस
जो आपने किया है वो आप कन्वे एक्सप्लेन कर पाएं आपने क्यों किया है और क्या वजह रही जो आपने और समझना भी बहुत ज़रूरी है कि कभी कभी ऐसा होता है, ये खासकर आप जब बाहर हैं, इंडिया से जब बाहर हैं, तो कम्युनिकेशन लेवल इतना इम्पोर्टेंट हो जाता है आपके लिए। सब जगह पे आप हर एक आर्टिस्ट का, हर एक लीड का, कोई भी प्रोफेशनल हो, उनका बताने का लहजा एक अलग होता है। यू हैव टू बी कॉन्शियस इनफ टू अंडरस्टैंड दैट, उसको पिक करने का आपको वो हुनर रहना चाहिए, और मुझे लगता है ये आ जाता है। हाँ, मुझे लगता है सौरभ जी बहुत महत्वपूर्ण बात आप इस समय कह रहे हैं कि मतलब आपके जो बॉस हैं, आपके जो सुपीरियर्स हैं, वो किस तरह के इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, वो आपसे क्या चाहते हैं, ये समझना ज़रूरी है। और उसके बाद आपने जो कुछ किया है वो आप अपने सुपीरियर्स को समझा पाएँ कि आपका इंटेंशन क्या रहा, आपने किस मकसद से किया है, आप इन रंगों के थ्रू या इस लाइटिंग के थ्रू क्या कहना चाहते हैं। ये कम्युनिकेशन जो है वो आपको आपके स्किल के अलावा और बहुत आगे ले जा सकता है। तो ये हमारे तमाम युवाओं के लिए एक बहुत अच्छी सीख होने वाली है। राइट। अब मुझे ऐसा भी लगता है कि काम करते करते भी आपको ये एक्सपीरियंस आता है। इट इज़ नॉट ऑल द टाइम यू हैव टू गेट द कम्युनिकेशन फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ योर लाइफ। आपको ये काम करते करते, आपको ये एक्सपीरियंस करते करते भी एक्सप्लोर कर रहे हैं आप कि इस पर्टिकुलर आदमी को हम इस तरीके से समझाएं तो वो समझता है। हाँ, ये एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है कि ये पर्सन टू पर्सन वेरी, कोई फॉर्मूला काम नहीं कर सकता है इसमें। आपको समझना पड़ेगा कि आपके बॉस का या आपके सुपीरियर का टेम्परामेंट क्या है और उनको किस तरह से वो कन्विंस हो सकेंगे। बिल्कुल। एक और बात जो हिंदुस्तान के बारे में है कि अभी जितनी VFX के साथ और पोस्ट प्रोडक्शन, मतलब अब तो लोग ये मजाक में कहने लगे हैं कि सिनेमा अब मतलब जो 3 स्टेजेस की हम बात कर रहे थे, प्री प्रोडक्शन, प्रोडक्शन और पोस्ट प्रोडक्शन, तो पोस्ट प्रोडक्शन की स्टेज में ही सिनेमा बन रहा है। करेक्ट है ना। तो और दूसरा एक जो और अभी हम देख रहे हैं, नरसिम्हा जो फिल्म आई है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई, बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं था, लेकिन बहुत लोगों ने सराहा है। तो ये दोनों ही चीज़ें कि आप भविष्य जो है वो VFX का किस तरह से देख रहे हैं हिंदुस्तान में, कितनी करियर अपॉर्चुनिटीज़ और इसमें आने वाली है। हमारे दर्शकों के लिए एक महत्वपूर्ण सवाल होगा। राइट। अभी अगर हम बात करें, जैसे कि आपने बोला कि ये सीधा पोस्ट प्रोडक्शन में ये सारे काम हो रहे हैं, ये पहले से ही है। ये ऐसा मैं नहीं बोलूँगा कि ये अभी हुआ है, ये पहले से ही है। बट हाँ, ये थोड़ा और टेक्निकली एडवांस हो गया है। ठीक है, पहले भी ये चीज़ थी कि हाँ कुछ भी दिख रहा है या फिर कुछ भी ऐसा है, इसको हम, अगर मैं टेक्निकल टर्म यूज़ करूँ तो रोटो करके निकाल देंगे। रोटो इज समथिंग जस्ट कटिंग इट आउट एंड पेस्टिंग समथिंग ऑन टॉप ऑफ इट। अब जाके ये इतना ज़्यादा टेक्निकल हो चुका है और इतना ज़्यादा एडवांस हो चुका है कि पॉसिबिलिटी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। लेकिन एट द सेम टाइम ये पोस्ट प्रोडक्शन में करना थोड़ा टफ भी है, चैलेंजिंग भी है, टाइम टेकिंग भी है। आई विल गिव यू एक सिंपल एग्जांपल। अगर आपके पीछे का कोई दीवार एक सर्टन कलर का है, सपोज करो कि येलो कलर का है, ठीक है, और आपने शूट कर लिया ये येलो कलर, बाद में आपको पोस्ट प्रोडक्शन में ऐसा लगा कि मुझे ये रेड करना था, ब्राउन करना था। अब सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर ये दीवार येलो है, इसमें तरह तरह की लाइट्स गिर रही होंगी, इसका एक जो इन्वायरमेंट का जो एक स्ट्रक्चर होगा उससे वो रिफ्लेक्शंस अलग ले रहा होगा। अब इसको एक अलग कलर करना, और ये अगर ओरिजिनली लाल होता तो इस पे क्या इफेक्ट होता, दोनों में बहुत डिफरेंस है। ठीक है, तो इस जगह पे आती है स्टोरी बोर्डिंग, जो स्टोरी बोर्डिंग कभी बंद नहीं होगी। आपको अपनी एक मूवी अगर आप बनानी है तो सबसे पहला काम जो है वो स्टोरी बोर्ड है। उसका कलर क्या होगा, उसका थीम क्या होगा, कैरेक्टर्स कहाँ रहेंगे, प्रॉप्स कहाँ पे रहेंगे, ये आपका जो ये होमवर्क है ये आपका पोस्ट प्रोडक्शन का काम बहुत कम करता है। बट कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, पॉसिबल है बट टीडियस भी है एट द सेम टाइम, एंड टाइम टेकिंग भी है। जी, तो कुल मिलाकर फॉर्मूला ये कि प्री प्रोडक्शन पे आप ज़्यादा मेहनत करें। अगर आप बहुत तैयारी के साथ जा रहे हैं, सोच के साथ जा रहे हैं, पोस्ट प्रोडक्शन उतना ही आपका आसान हो जाएगा और रिजल्ट भी बेहतर मिलेगा अगर आपने प्री प्रोडक्शन पे मेहनत की है। एक और सवाल था मेरा, जो अभी नरसिम्हा जो फिल्म है वो पॉपुलर हुई है, तो क्या हम ये माने कि एक नई शुरुआत, एक नई क्रांति जो है वो हिंदी सिनेमा में देखने को मिलेगी कि बहुत सारी ऐसी फिल्में जो एनिमेटेड हैं वो अब सामने आएंगी? उसके कुछ ट्रेलर्स देखे, उनके जो डायरेक्टर हैं उनका इंटरव्यू भी देखा,
और उनका जो परसेप्शन है, उनका जो पर्सपेक्टिव है ये मूवी बनाने का, और इसके साथ और कई मूवीज़ जो लाइंड अप हैं। अभी तो फ़िलहाल नरसिंह अवतार के लिए उन्होंने मूवी बनाई है। इसके बाद जब मैं उनका इंटरव्यू देख रहा था, वो बहुत सारे परशुराम जी पे बनाने वाले हैं, बराह अवतार पे बनाने वाले हैं। तो ये एक बहुत अच्छा मौका है इंडिया के लिए भी कि एक ऐसी मूवी आई है जहाँ पे एक बहुत बड़ा स्कोप दिख रहा है, जहाँ पे आप आर्टिस्ट्स को, जहाँ पे प्रोफेशनल्स को काम करने का मौका मिलेगा। और सिर्फ यही नहीं, जो कॉमिक्स पढ़ा करते थे नागराज, सुपर कमांडो ध्रुव, उस पे भी आनी चाहिए, चाचा चौधरी पे आनी चाहिए। somebody should गेट अप एंड से कि चलो इस पे भी एक मूवी बनाते हैं। मार्वल में उम्मीद करेंगे कि आप बनाएं, आप इनिशिएटिव लें, और इस तरह की अगर फिल्में आती हैं, आपका बचपन जो कार्टून देखकर गुजरा है वैसा कुछ हिंदुस्तानी कार्टून भी आते हैं, तो बहुत बेहतरीन होगा। आखिरी सवाल जो है उसकी तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग, और एआई पूरे विश्व में जिस हिसाब से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर आ चुका है, और हम चाहे जितना भी नकारें, अब इसको दूर नहीं कर सकते अपने डे टू डे जीवन से। और अगर ओपन एआई के सीईओ की बात सुने तो हिंदुस्तान सबसे ज़्यादा कंज्यूम करने वाला, चैट जीपीटी और सारी चीज़ों का इस्तेमाल करने वाला बनते जा रहा है। सिनेमा में ये किस प्रकार का इम्पैक्ट डालेगा, और क्या आपको लगता है कि रचनात्मकता के लिए ये एक चैलेंज हो सकता है? क्या ये एक सब्स्टिट्यूट हो सकता है? क्या बहुत सारी जो एक ख़तरा महसूस कर रहे हैं लोग कि जॉब जा सकती है, क्या वाकई ऐसा कुछ होने वाला है? आपका क्या परसेप्शन है? अब तक तो लग रहा था हाँ, बट शायद नहीं। अच्छा, हाँ तो क्यों हाँ और ना तो क्यों नहीं? क्योंकि इन 3-4 महीनों में जितना मैंने एक्सपीरियंस किया है, आई एम टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनीवन एल्स हु इज़ डूइंग व्हाट विथ एआई, बट ये 3-4 महीने में जो मैंने एक्सपीरियंस किया है कि एआई आपको वो दे सकता है जो वो सोचता है। जो आप लिखते हो दैट इज़ ओके, जो आप प्रॉम्प्ट कर रहे हो, जो आप चाहते हो उससे आउटपुट निकलवाना, ठीक है, तब तक ठीक है, बट you have to meet in between what AI gives you and what you want. वो कभी आपको, मतलब 100 में से 5 बार ऐसा हो सकता है कि शायद आपको वो रिज़ल्ट मिल गया हो। मैं अभी भी कंफर्म कर सकता हूँ वो 90% ही होगा या 80% ही होगा। इट कैन नॉट बी 100% टिल नाउ। भविष्य क्या है, nobody knows. फ्यूचर इज़ what I really don't know, but I hope और बेटरमेंट की तरफ जाए और अच्छा हो। ये एक बहुत अच्छी चीज़ है, टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज ये प्री प्रोडक्शन को बहुत अच्छा कर देगा। मेरे हिसाब से एक पर्टिकुलर सीन का जो मूड होगा वो कैसा होगा, आप 1-2 घंटे या 1 दिन में निकाल सकते हैं। इसके लिए हम लोगों को डिजिटल आर्टिस्ट के पास जाना पड़ता था, और वो दिनों पर दिन वो सारी चीज़ें पेंट करता, अपने हिसाब से सोचता, बनाता एंड ऑल। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन रहेगा कि आप 1 दिन में कम से कम 4 या 5 ऑप्शंस निकाल के दे दें, तो आर्टिस्ट पे काम करना शुरू कर दें। बट मैं ये चैलेंज बिल्कुल नहीं मानूंगा। अगर थोड़ा और डीप जाऊं, अगर मैं इस टॉपिक पे, सपोज करें एक स्टोन है, सपोज करें एक कैरेक्टर है, सपोज करें एक कुछ भी है, एक प्रॉप है जो कि सपोज करें कि पॉन्ड में है, एक तालाब के किनारे एक पत्थर पड़ा हुआ है, ठीक है। अब पत्थर जब पड़ा हुआ है, पानी से जब वो टकरा रहा है, उसमें मॉस जनरेट होगा। एक लेवल तक मॉस आएगा, उसके ऊपर वो जो भीगा हुआ है वो पार्ट आएगा, उसके ऊपर उसका जो टॉप है वो शायद कोई और कलर का हो, उसमें बम्प कितना हो, कितना खुरदुरा होगा, कितना उसमें लाइट आ रहा होगा, ये एक आर्टिस्ट मैनेज कर सकता है, ये एक टेक्सचरिंग आर्टिस्ट मैनेज कर सकता है। लेकिन यही प्रॉम्प्ट अगर आप एक एआई को देंगे, वो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा उसके लिए। हो सकता है एक बार के लिए बना भी दे, आई एम जस्ट अज्यूमिंग, एक बार के लिए बना भी दे, उसकी कंटिन्यूटी नहीं रहेगी नेक्स्ट शॉट पे, ठीक है। तो ये भी बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग है, जहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें समझनी पड़ेंगी। यू हैव टू टेक एवरीथिंग इनटू कंसिडरेशन कि ये आपके वर्क को ईजी तो कर सकता है, लेकिन आपके वर्क को कर नहीं सकता इन अ ब्रॉडर वे। इसमें लेकिन एक चीज़, मतलब चूँकि बहुत बार, और ये अभी सितंबर का महीना आने भी वाला है, 10 सितंबर को हम सारे लोग सुसाइड प्रिवेंशन डे के रूप में मनाते हैं,
तो मैं आपसे ये सवाल इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि 2 बार आप अपने सपनों की दुनिया से इसी तरह से बिल्कुल अचानक एक कोविड-19 और फिर ये स्ट्राइक की वजह से लौट कर आते हैं। तो मानसिक रूप से कितनी सामर्थ्य चाहिए है चीज़ों को, और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको बिल्कुल अभी भी आगे बढ़ा रही हैं? क्योंकि जहाँ तक मेरी जानकारी, आप फिर एक नए प्रोजेक्ट के लिए बाहर जा रहे हैं और इस बार क्रिएटिव हेड होकर जा रहे हैं, पूरी टीम को आप लीड करेंगे। तो ये कौन सी चीज़ है जो आपको सामर्थ्यवान बनाए रखती है? हमारे युवाओं को ज़रूर बताएं, क्योंकि ये मानसिक साहस या आत्मविश्वास उनके अंदर होना बहुत ज़रूरी है, ताकि कभी भी वो आत्महत्या जैसे या निराशा, डिप्रेशन जिसे हम कहते हैं, अवसाद के क्षण, ये सारे उनके जीवन में ना आए। क्योंकि आपके पास सारे ऐसे मुझे लगता है सारी ऐसी चुनौतियाँ थी जहाँ ऐसा हो सकता था, लेकिन आपने अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखा। तो आपका जवाब जानना चाहेंगे। सबसे पहले तो मेंटली स्ट्रांग होना पड़ेगा आपको, बहुत ज़्यादा। कैसे आप रखते हैं स्ट्रांग? जो भी आप काम कर रहे हैं, हमारा काम जुड़ा हुआ है फिल्म से, हमारा काम जुड़ा हुआ है पोस्ट प्रोडक्शन से। तो मैं क्या करता हूँ, सपोज़ करें कि ये जो पीरियड था मेरे लिए, डेफिनेटली एक डिप्रेसिंग मोमेंट था, डिप्रेसिंग समय था, बट उसको भी आपको यूटिलाइज़ करना पड़ेगा। उसको कैसे यूटिलाइज़ करना पड़ेगा? शायद आप कुछ नया सीखें। आप अपने ही करियर के अंदर जाके अगर आप देखेंगे कि आप जो कर रहे हैं उसके बहुत सारे ब्रांचेस हैं। फॉर मी, मैंने कैमरा उठाया, फोटोग्राफी शुरू की, क्योंकि वो भी मेरे काम से इंटरलिंक्ड था कि फ्रेम कैसे करते हैं, वो सीखना शुरू किया मैंने, या इसको फ्रेम कैसे करते हैं। फिर धीरे धीरे वीडियोज़ में उतर गया, लाइक नो आई स्टार्टेड टू शूटिंग वीडियोज़, अलग अलग तरीके, अलग अलग फ्रेमिंग, अलग अलग कॉन्सेप्ट सीखना शुरू किया। तो मेरा यही मानना है कि ठीक है, अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, ऐसा नहीं है, किसी की भी ज़िंदगी स्मूथ नहीं है। what I personally feel, I cannot be a person who can tell everybody's life is similar. हर एक का एक अपना अपना चैलेंज होगा। लेकिन आपके पास जब भी ऐसी स्थिति आई, आपने उसको अपने स्किल एनहांसमेंट के लिए इस्तेमाल किया, जो मुझे लगता है कि बहुत ही एक सकारात्मक जो है वो सोच है कि जो समय मिला है या तो परिवार के साथ बिता लें और या फिर अपना स्किल एनहांसमेंट कर लें, और फिर उसके बाद तरोताज़ा होकर इंडस्ट्री के लिए और बेहतर इक्विप्ड होकर आप वापस जाएं, ताकि और आगे बढ़ा जा सके। तो यू डू गार्डनिंग एज वेल, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। आप कुछ भी कर सकते हैं, आप क्रिएटिव कुछ भी कर सकते हैं। सी, गार्डनिंग भी एक तरह की क्रिएटिविटी ही है, कुकिंग भी एक तरह की क्रिएटिविटी है। तो क्रिएटिविटी ढूंढने की कोशिश करें, क्रिएटिविटी हर जगह आपको मिल जाएगी। बस उसको सही जगह डायरेक्ट करने का जो मानसिकता है आपकी, बस उसको वो होनी चाहिए, उस तरीके में उस जगह पे ढाल लें, तो शायद आप उससे बाहर निकल जाएंगे बहुत इजीली। धन्यवाद सौरभ जी, आपसे बातचीत निश्चित रूप से बहुत रोचक रही है और हम पूरी उम्मीद कर रहे हैं कि हमारे युवाओं को इससे बहुत फ़ायदा हुआ होगा। और आप देख रहे थे मेरा टीवी पॉडकास्ट। आने वाले समय में भी हम ऐसे ही तमाम मेहमान अपने स्टूडियो में बुलाते रहेंगे, जिनसे आप बहुत सारी देश दुनिया की जानकारी प्राप्त कर सकें, अपने करियर के बारे में सोच सकें, समाज के बारे में सोच सकें, संस्कृति के बारे में सोचते रहें। मेरा टीवी पॉडकास्ट का ये सिलसिला जारी रहेगा।